Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, a certified educationalist and a corporate trainer. वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं बीकॉम एंड बीएस एसोसिएट डिग्री के पूरे कोर्स को इकोनॉमिक्स के इस वक्त कवर कर रहा हूं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पे। ये सवाल आपके पास आता है, व्हाट डिफाइन और डिस्कस एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो फिर आज के बाद आपको किसी के पास ये टॉपिक समझने के लिए एटलीस्ट नहीं जाना पड़ेगा। तो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जाने चलते हैं। हमारा टॉपिक है एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट कहते हैं बड़े लेवल के ऊपर जब हम कोई काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड एग्रीगेट। एक चीज होती है माइक्रो, छोटी, जैसे हमने माइक्रो वर्सेस मैक्रो का मैंने लेक्चर बनाया था। अगर आप नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, जाइए जाके देख लीजिए, माइक्रो वर्सेस मैक्रो। एग्रीगेट की जब हम बात करते हैं तो उसका रेफरेंस होता है बड़ा। रीड करें आप मेरे साथ जनाब। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना हाईलाइटर सेलेक्ट कर लूँ। ये यस, एग्रीगेट इकोनॉमिक्स स्टडीज द एंटायर इकोनॉमी। सबसे पहली चीज ये है कि जब हम बात करते हैं एग्रीगेट की तो इसके अंदर पूरी इकोनॉमी की बात की जाती है। अब इस एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीजें मेन हैं, किन किन चीजों का डिस्कशन होता है, वो हम सारी डिस्कस करेंगे शॉर्टली। माइक्रो के अंदर हम इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल डिसीजंस, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर्स, इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन मैक्रो में हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो हम एग्रीगेट को हम डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट नेचर, एग्रीगेट इकोनॉमिक्स स्टडीज द एंटायर इकोनॉमी। एग्रीगेट इकोनॉमिक्स एनालाइजेस द टोटल वेरिएबल्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। टोटल वेरिएबल यानी पूरी कंट्री में आटे का क्या इंपैक्ट आएगा, पूरी कंट्री के अंदर इस प्राइस के बढ़ने का क्या इंपैक्ट आएगा। देखो, तमीज की कंट्रीज ना इन चीजों को सोचती हैं। हमारे यहाँ It's the macroeconomics approach focuses on overall performance and the large scale indicators. ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की अप्रोच है जिसके अंदर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री की बात करते हैं और लार्ज स्केल इंडिकेटर्स की बात करते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं जीडीपी की, हमारी जीडीपी कहाँ पहुँच जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना हो जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, गिर जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसी तरह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स कहाँ पहुँच जाएंगे, इसी तरह से हमारा इंडेक्स, स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स पे क्या इम्पैक्ट है। तो ये हम बड़े लेवल की बात करते हैं, हम छोटे लेवल की बात नहीं करते हैं कि जनाब इस प्रोडक्ट को अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होगा, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। नो, वी डोंट डिस्कस ऑल दीस थिंग्स। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसमें द की एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, नेशनल इनकम एंड आउटपुट। एक एक करके थोड़ा सा सबको समझ लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इट्स अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। अब अगर ये वर्ड एंटायर इकोनॉमी हटा के मैं इंडिविजुअल्स लिख दूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी। लेकिन जब मैं एंटायर इकोनॉमी का मतलब क्या है, पूरी कंट्री की बात करते हैं। जब हम पूरी कंट्री की बात करते हैं, बिहेवियर, परफॉर्मेंस, जब हम इस पूरे की बात करते हैं, दैट इज रेफर्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फोकस क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन? इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इंडिविजुअल मार्केट्स को देखने के बजाय स्पेसिफिक इकोनॉमिक एजेंट्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं? जैसे हमारे इंडिकेटर्स हैं, हमारे इन्फ्लेशन है, मैनी अदर थिंग्स, इसका फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, मैनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स द एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स सच एज ओवरऑल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किस चीज की बात कर रहे होते हैं जनाब? जो फैक्टर्स, ओवरऑल आउटपुट, हमारा ओवरऑल आउटपुट क्या होगा, ओवरऑल एक कंट्री कितना प्रोड्यूस कर सकेगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ जाएगा, इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा, नेशनल इनकम कहाँ जाएगी, ये सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं बात। माइक्रो में नहीं, मैक्रो का मैंने डिफरेंस बनाया हुआ है। यहाँ पे इस लेक्चर का मकसद माइक्रो या मैक्रो के डिफरेंस को पढ़ाना नहीं है, बल्कि एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स को समझने के कि यार इकोनॉमिक्स की बड़े लेवल पे जो नेचर है वो क्या है, क्या चीजें स्टडी करती है इकोनॉमिक्स, क्या चीजें समझती है, क्या चीजें समझाती है। दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग टुडे। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई,
अच्छा, मैंने डिमांड एंड सप्लाई पे भी लेक्चर बनाया हुआ है, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, शिफ्ट ऑफ सप्लाई एंड सो ऑन। इसकी मैं एडवांस लेवल की भी लेक्चर्स बनाने वाला हूँ, बट अभी आप ही समझे। लेकिन जब हम एग्रीगेट की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड डिफरेंट है। एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल। अगर हम डिमांड और सप्लाई की सिर्फ बात करते हैं, जब हम डिमांड की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे भाई ये प्राइस सेट की है तो ये मोबाइल कितने का खरीदा जाएगा। लेकिन अगर इस पूरी मोबाइल इंडस्ट्री पे हम एक सुपर टैक्स लगा देते हैं तो उसका इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी पे क्या आएगा, पूरी इकोनॉमी की सेल्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, उस सेल से कितना पैसा हमारे पास जनरेट होगा, ये एक डिफरेंट कहानी है। लेकिन अगर हमने पूरे मोबाइलों को महंगा कर दिया, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप आए तो आपका आईफोन बहुत महंगा है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो इंपोर्ट होता है और उसके ऊपर इतनी हैवी ड्यूटी लगती है जनाब कि वो मोबाइल बहुत महंगा हो जाता है एज कम्पेयर टू मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर उसको मजीद डबल या ट्रिपल महंगा कर देते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा इकोनॉमी के ऊपर, सॉरी डिमांड के ऊपर मोबाइल फोन की, ये पूरी कंट्री में क्या आएगा, इसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, रिप्रेजेंट्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई। अच्छा, अगर हमने मिसाल के तौर पे किसानों के साथ कुछ कर दिया, उन पर टैक्स लगा दिया, उनकी जो जितने का वो सेल करते हैं उसे हमने महंगा कर दिया या समथिंग लाइक दिस, अब इसका इंपैक्ट प्रोड्यूसर्स पे क्या आएगा, किसानों का क्या बिहेवियर होगा, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो गवर्नमेंट को देंगे या नहीं देंगे अपनी फसलें। ये एग्रीगेट सप्लाई की डिस्कशन है। इट्स नॉट ओनली किसान, हर तरह का सप्लाई है। मैंने तो किसान की सिर्फ एक एग्जांपल दी है यहाँ पे, हर तरह का सप्लाई है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा शिकवा, जितने भी बिजनेस लोग रन करने वाले लोगों उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा शिकवा जो है उनका वो ये है कि भाई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाइना से मीट नहीं कर पाती, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। उनका बिजनेस शुरू होने से पहले ही इतना कैश का आउटफ्लो हो चुका होता है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर ऐसी चीजें उनके साथ होंगी तो उनका क्या रिस्पॉन्ड होगा, ये हम एग्रीगेट सप्लाई में पढ़ते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल सप्लायर्स की नहीं, पूरी कंट्री में जितने भी सप्लायर्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्ड होगा, या उस पूरी इंडस्ट्री के जो सप्लायर्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्ड होगा। ये हम क्या बात करते हैं, किसमें बात करते हैं, एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। चलें जी, आगे आते हैं। आगे कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम जीडीपी पढ़ते हैं। जीडीपी के ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, बहुत डिटेल लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाके देख लो। जीडीपी, दूसरी चीज हम जो इकोनॉमिक एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हम डिस्कस करते हैं उसके अंदर है जीडीपी। इट इज बेसिकली द की इंडिकेटर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो जीडीपी है ये एक की इंडिकेटर है एग्रीगेट नेचर ऑफ एग्रीगेट एक्टिविटी, यानी बड़े लेवल के ऊपर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक कंट्री के अंदर होती हैं, कितना, यानी सबने, पूरी कंट्री ने मिलके, पूरी कंट्री वालों ने मिलके, लोगों ने मिलके कितना आउटपुट पैदा किया, जो आउटपुट पैदा किया उसकी क्या वैल्यू है, दैट्स कॉल्ड जीडीपी। कंट्री के अंदर विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री कितना आउटपुट पैदा हुआ, जो आउटपुट पैदा हुआ उसकी वैल्यू क्या है, दैट्स कॉल्ड जीडीपी। अच्छा, कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, जीडीपी इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू कंजम्पशन, कंजम्पशन की बात करते हैं हम उसमें, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। इसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूले के लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, पूरी उसको देख लीजिएगा आप। लेकिन जीडीपी के ऊपर पूरी डिटेल लेक्चर है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मेरा मकसद जीडीपी पढ़ाना नहीं है, एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाना है। एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स बड़े लेवल के ऊपर, हम मैक्रो लेवल के ऊपर जो मेन डिस्कशन करते हैं। देखो ये जो टॉपिक्स है ना, इन सारे टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक्स के अंदर बहुत डिटेल्स हैं, लेकिन ये मेन चीजें हैं जो एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको समझो। उसमें हम एक और चीज स्टडी करते हैं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इन द अनएम्प्लॉयड दैट इज अनएम्प्लॉयड एंड एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। मैंने ये बात आपको पहले बताई थी कि हम इकोनॉमिक्स में किसी को अनएम्प्लॉयड उस वक्त नहीं कहते कि जब उसकी जॉब ना हो, हम उस वक्त अनएम्प्लॉयड डिक्लेयर करते हैं जब वो एबल है, काबिल है, और उसके बावजूद वो जॉब सर्च भी कर रहा है, फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रही, दैट इज रेफर्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। अंडरस्टैंड? इसको हम कहेंगे कि ये बंदा अब अनएम्प्लॉयड है, ये जनरेशन, ये लोग, ये नौजवान अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि उनके पास डिग्रीज हैं, उनके पास सर्टिफिकेशंस हैं, उनके पास स्किल्स हैं, स्टिल लुकिंग फॉर द जॉब एंड दे कांट फाइंड इट। इसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट।
इकोनॉमिक्स में हम इसको रीड करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, क्या कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं एंड सो ऑन। इसका एग्रीगेट एस्पेक्ट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स रादर देन फोकसिंग ऑन अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल वर्कर्स। पूरी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है, पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो भी बेरोजगार लोग हैं, जो भी एक्टिवली जो सर्च कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको रोजी रोजगार अता फरमाए इंशाल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। इन्फ्लेशन को हम डिस्कस करते हैं एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। इन्फ्लेशन क्या है जनाब? इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज लीडिंग टू द डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि जब जनरल लेवल पे प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऊपर जाते हैं, इसका ऑपोजिट डिफ्लेशन होता है जो कभी कहीं पे भी नहीं होता। जनरल लेवल पे जो जनरली प्राइस एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऊपर जाते हैं, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। एक और इसका दूसरा साइड ये है कि करेंसी की वैल्यू गिरती है, करेंसी की वैल्यू गिरती है, वो भी इन्फ्लेशन कॉज करती है। यानी मैं आप ये समझें कि अगर मैंने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए रखे हुए थे, लिटरली मैंने उस दिन कैलकुलेट किया कि 1 लाख रुपए से 2018 में जो चीज़ मैं खरीद सकता था, आज वही चीज़ मुझे 2.5 लाख रुपए में खरीदनी पड़ी अप्रॉक्सीमेटली। इतनी बुरी तरह से डी वैल्यू हुई है प्राइसेस। एक गाड़ी, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरे एक रिश्तेदार ने सुजुकी ऑल्टो 18 लाख की बुक की थी नई वाली, इस वक्त वो 33 लाख की उसको कई साल इस्तेमाल करने के बाद बेच रहे हैं। तो गाड़ी की वैल्यू बढ़ गई? नहीं, अब करेंसी बुरी तरह से डी वैल्यू हो गई है, करेंसी की वैल्यू गिर गई है। ये इकोनॉमिक्स में आप थोड़ा आगे जाएंगे फिर आपको चीज़ें समझने आएंगी, जब समझ में आना शुरू होंगी, जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, एग्रीगेट नेचर इन्फ्लेशन की क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इन्फ्लेशन एट द एग्रीगेट लेवल। ये जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ना, एनालाइज, इन्फ्लेशन को सिर्फ पढ़ता नहीं है, इन्फ्लेशन को इकोनॉमिक्स के इन्फ्लेशन क्या होता है एनालाइज करता है। इन्फ्लेशन की कॉजेज क्या है, रूट कॉजेज क्या है, एक्सटर्नल कॉजेज क्या है, इंटरनल कॉजेज क्या है, और इन्फ्लेशन से डील कैसे करना है, इंटरनली कैसे डील करना है, एक्सटर्नली कैसे डील करना है, फिस्कल पॉलिसी क्या इफेक्ट करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या इफेक्ट करेगी, इसको कैसे कंट्रोल करना है, मनी की सप्लाई कैसे होनी है, कितनी मनी मार्केट के अंदर होनी चाहिए, कितनी विड्रॉ कर लेनी चाहिए, लोन्स कैसे लेने, किन टर्म्स, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ इन्फ्लेशन की टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे हम। ये है एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगली चीज नेशनल इनकम एंड आउटपुट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेशनल इनकम मेजर्स द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द कंट्रीज रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग वेजेस, प्रॉफिट एंड टैक्सेस। एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक ये चीज भी बड़ी डिटेल के साथ पढ़ी जाती है कि एक कंट्री के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं, उनकी वेजेस कितनी है, कितनी सेट की जानी चाहिए वेजेस, प्रॉफिट कितना हो रहा है, टैक्स कितना हो रहा है एंड सो ऑन। रिसेंटली गल्फ की कई कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान के अंदर चीजें ई क्यों नहीं होती, ई पे क्यों नहीं आती? क्यों आप हर दुकान पे जाते हैं वो आपसे कार्ड नहीं लेता, आपसे कैश मांगता है। लिटरली मैं आपको सच बताऊं कि एक शॉप पे मेरा रिसेंटली जाना हुआ, जब मुझसे मैंने 3,000 रुपये का सामान लिया तो उन्होंने मुझसे मेरा कार्ड चार्ज कर लिया, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके बाद उसी दुकान से अप्रॉक्सीमेटली हमने 25-30 हज़ार रुपये का सामान खरीदा, जाके उन्होंने कार्ड नहीं लिया, उन्होंने बोला सर कैश दें। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उनको इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सो ई पे इसलिए नहीं आना चाहती पाकिस्तानी अवाम, कोई भी ई के ऊपर नहीं आना, और कोई भी नहीं, कोई बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ई पे नहीं है, बिल्कुल ई पे नहीं है। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उससे अगर ई पे आ जाएंगे, यानी अगर सारी चीज़ें ई स्टेटमेंट्स और ई ट्रांजेक्शंस होना शुरू हो जाएंगी तो फिर तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। गल्फ की कई कंट्रीज़ के अंदर ज़मानों से ई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आज ई ट्रांजेक्शंस मैंडेटरी हो गई हैं। गल्फ की कंट्रीज़ के अंदर जनाब बहुत सारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आई मेंशन नेम, बट उनका ये टारगेट है कि वो ये जो रुपए, जो ये पेपर मनी है, इसको ख़त्म कर देंगे। एवरीथिंग विल बी ऑन ई। उसके अंदर आपके प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, आपको सही वेज मिल रही है नहीं मिल रही है, आप टैक्स पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितना टैक्स पे कर रहे हैं, एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट। ये नेशनल इनकम के अंदर तो आता है सारा कुछ। एग्रीगेट फोकस, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द टोटल नेशनल इनकम एंड आउटपुट ऑफ द टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द कंट्री। ये जुमला है ना वेल बीइंग, ये वेल बीइंग पॉसिबल ही नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक कि चीजें ट्रांसपेरेंट ना हो। तो ये सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जो एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स है। यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है और आपसे पूछता है एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कस करें, ये 6 पॉइंट्स आप डिस्कस कर दीजिएगा, अल्लाह खैर, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई इशू नहीं है।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर एग्रीगेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पे। इसका एडवांस लेवल के लेक्चर भी हम बनाएंगे, लेकिन दिस लेक्चर इज स्पेसिफिकली कैटर्ड फॉर बीकॉम एंड बीएस एसोसिएट डिग्री स्टूडेंट्स, यानी ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर मैंने इस लेक्चर को गिराया है और वहां पे लेके आया हूं ताकि आपको पूरी तरह से बात समझ आ जाए। और अगर आपके एग्जाम के अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो ईजी इसको सॉल्व करना है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ा मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए। यकीन कीजिए हर देखने वाले के इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एजुकेशन, टीचर्स, ट्रेनिंग्स एंड सो ऑन, उस सब के ऊपर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।